स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो हम एक सवाल करेंगे अभी, ठीक है। जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट पे और सवाल हम करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, आर्क tan x। अच्छा, आर्क tan क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। tan इनवर्स x ये हमें दे रखा है -3 tan इनवर्स x +2। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और देखो अभी अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। सेकंड वाली इनइक्वालिटी को मैं देखता हूँ। तो क्या दिया है, साइन इनवर्स x का जो बॉक्स है वो बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स के बॉक्स से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है ना, वो -π/2 से π/2 होता है, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट में। और कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से π होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ये सवाल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तुम देखो साइन इनवर्स x क्या क्या हो सकता है। साइन इनवर्स x का बॉक्स क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स x का अगर रेंज ये है -π/2 से π/2, तो उसका बॉक्स फंक्शन ये वैल्यूज़ अटेन कर सकता है। सिमिलरली आप देखो ये कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है, 0, 1, 2, 3। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स x का जो बॉक्स है ना वो बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स x के बॉक्स से, ठीक है। तो अब तुम देखो क्या साइन इनवर्स x का बॉक्स -2 हो सकता है। अगर ये -2 हो गया तो तुम इस सेट में से कोई ऐसा नंबर उठा सकते हो क्या जो -2 से छोटा हो, नहीं उठा सकते। क्या -1 अगर तुमने ले लिया साइन इनवर्स x के बॉक्स को, तो कोई एलिमेंट यहाँ से ले सकते हो क्या जो उससे कम हो, नहीं ले सकते, ठीक है। 0 अगर हुआ तो यहाँ से कोई एलिमेंट ले सकते हो क्या, 0 ले लोगे तो ये इनइक्वालिटी तो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो 0 के केस में भी आप नहीं ले सकते। लेकिन मैंने अगर 1 ले लिया ना साइन इनवर्स x के बॉक्स को, तो यहाँ से आप 0 ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक लौती कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हो कि साइन इनवर्स x का जो बॉक्स होगा वो 1 रहा होगा, एंड कॉस इनवर्स x का जो बॉक्स रहा होगा वो 0 रहा होगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का अगर बॉक्स 1 है, इसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स x जो है वो इस रेंज में होगा, एंड कॉस इनवर्स x जो है, ठीक है, वो इस रेंज में होगा, है ना। अब देखो साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, तो मैं यहाँ से 2 को हटा के π/2 कर देता हूँ और यहाँ इक्वालिटी लगा देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो साइन x जो फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स x नहीं, साइन x का जो फंक्शन है वो 1 से π/2 के बीच में, यहाँ पे 1 है ना और ये π/2 है, तो 1 से π/2 में 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज, तो 1 से π/2 के बीच में साइन x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर मैं साइन लगा दूँ तीनों जगह तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होता है और ये 1, तो आपके पास x का ये इंटरवल आ गया। एंड अब तुम देखो 0 से 1 में, ठीक है, 57 डिग्री, 0 से 57 डिग्री में कॉस फंक्शन जो होता है कॉस x वो डिक्रीजिंग होता है। तो अगर मैं हर जगह ये लगा दूँ, अपना कॉस फंक्शन लगा दूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज x, और ये आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे cos 1 आ जाएगा और वहाँ पे cos 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x का रेंज आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें अगर फाइनल x चाहिए तो इनका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। अब साइन 1 बड़ा होता है या cos 1, ठीक है। देखो ये साइन x का ग्राफ और ये cos x का ग्राफ, ठीक है, ये π/2 है,
ये कौन सा एंगल होता है, ये 45 डिग्री होता है। अब तुम अगर 1 पे जा रहे हो तो साइन के ग्राफ में तुम ऊपर जा रहे हो, लेकिन कॉस के ग्राफ में तुम नीचे आ रहे हो, तो साइन 1 बड़ा होगा ना फिर। तो साइन 1 मतलब बड़ा है कॉस 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो साइन 1 यहाँ आएगा, कॉस 1 यहाँ आएगा, और 1 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी है। तो आपके पास फाइनली x क्या आया, साइन 1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आपके पास ये पहला रिज़ल्ट यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, tan इनवर्स x, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स x जो है +2, ये ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से tan इनवर्स x -2 और ये tan इनवर्स x -1 ऐसा आ जाएगा। अब tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है ओपन ब्रैकेट्स में। तो tan इनवर्स x -2 हर केस में ना नेगेटिव होता है, नेगेटिव है ये। तो मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ इनइक्वालिटी पे, तो वो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स x आपके पास <1 आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, दोनों साइड tan फंक्शन ले लो। अब tan क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है थ्रू आउट। तो अगर मैं tan फंक्शन लूँगा तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो tan ऑफ tan इनवर्स x इज x इज <tan 1, ठीक है। tan 1 क्या होता है, tan 1 इज अप्रॉक्सीमेटली tan 60, है ना, क्योंकि 1 रेडियन होता है 57 डिग्री, तो √3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, -∞ से tan 1, ठीक है। ये x आया हमारे पास और ये x आया हमारे पास। तो फाइनल अगर आपको x चाहिए तो आपको इंटरसेक्शन लेना होगा इसका, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आप क्या लोगे, यहाँ पे sin 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है और tan 1 कहीं यहाँ पे लाया करेगा। तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए, और ये चीज़ बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, x बिलोंग टू sin 1 से 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर बोलने से पहले आप वेरीफाई कर लो क्या इसमें ऐसे x तो लाए नहीं कर रहे, सच दैट मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यूज़ डालूँ तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए। हो सकता है आपने कुछ ऐसे x निकाल लिया आंसर में जिनके कारण ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब x डोमेन के बाहर चले गए। तो आप वो चेक करो ऐसा क्या इस केस में है, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = log⁻³ और ये दे रखा है f(x) हमें क्या दे रखा है, log⁻³ ओमेगा का पावर ये, ठीक है, प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा के पावर्स के बारे में हमको पता है। देखो ओमेगा का पावर k क्या क्या होता है, ठीक है। ओमेगा का पावर k 1 होता है अगर जो नंबर है वो 3n फॉर्म का हो, ठीक है, n अगर इंटीजर हो, है ना, n ऑब्वियसली इंटीजर। ये होता है ओमेगा अगर k 3n+1 फॉर्म का हो, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर अगर k 3n+2 फॉर्म का होगा। अब दुनिया में जितने भी रियल मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है या इंटीजर है वो तीन ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो 3n टाइप का, या 3n+1 फॉर्म का, या 3n+2 फॉर्म का, ठीक है। तो अब आप देख लो डिफरेंट केसेस के लिए, ठीक है। तो पहला केस कि जो बॉक्स x है वो 3n फॉर्म का हो अगर, तो f(x) हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ दिखने में हमें
मिलेगा। अब देखो आप इसको 1 लिख सकते हो, इसको भी आप 1 लिख सकते हो और इसको भी 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली ये चीज़ ये आ गया ना, तो हमारा f(x) डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैं केस लेता हूँ जब बॉक्स x 3n+1 फॉर्म का हो, तो f(x) क्या हो जाएगा अपना log 3 ओमेगा का पावर 3n+1 प्लस ओमेगा का पावर 3n प्लस यहाँ पे 6n आएगा, ठीक है, 6n+2 प्लस ओमेगा का पावर कितना 9n+3, ठीक है। अब तुम देखो ये चीज़ ना ओमेगा के बराबर हो जाएगी, ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ये चीज़ 1 हो जाएगा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो log 3, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये क्या लिखा है, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर तो 0 आ गया ना, और ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट 0 हो जाए, तो ये रिजेक्ट हो गया केस अपना कि अगर बॉक्स x 3n+1 फॉर्म का हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है, डोमेन में। अब लास्ट केस जब ये 3n+2 टाइप का हो, तो हमारा f(x) क्या बन जाएगा log 3 ओमेगा का पावर 3n+2 प्लस ओमेगा का पावर 6n+4 प्लस ओमेगा का पावर 9n+6, ठीक है। ये क्या हो गया log 3, इसको तुम लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको तुम ओमेगा लिख सकते हो। कैसे, देखो 6n+4 को तुम लिख सकते हो क्या 3 × 2n+1+1, तो एक तरह से 3k+1 फॉर्म का हो गया ना, तो इसको तुम ओमेगा लिख सकते हो उसको, और लास्ट वाली टर्म को तुम 1 लिख सकते हो। तो ये अगेन 1 + ओमेगा स्क्वायर, आर्गूमेंट में 0 आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो तभी डिफाइंड होगा जब बॉक्स x 3n के बराबर हो। और देखो इसके अलावा और कोई केस नहीं आएंगे, ठीक है। तो कंडीशन आ गई ना कि बॉक्स x क्या रहा होगा 3n रहा होगा। बॉक्स x अगर 3n है तो n क्या होगा 3n से 3n+1 क्लोज, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे वैरायटी को करने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ वो करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी भी कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हो, जैसे पहला सवाल में अगर देखूँ, ठीक है, ऐसा दे रखा है। कभी भी ऐसा सवाल हो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, बॉक्स x भी और x भी हो, तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लिया करो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स x, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ तो ऐसा ही रहेगा, -5 बॉक्स x = 3 - 2, x को आप लिख लो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इतना तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, = 3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स x, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज जो होता है वो ये होता है, तो 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ये होगा, ठीक है। तो अब यही चीज़ यहाँ पे इस कंडीशन में आप लगाओ, ठीक है, कि 3 × 1 प्लस बॉक्स x जो है, ठीक है, ये चीज़ 0 से 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बॉक्स x कितना आ जाएगा, -1 से तो बड़ा लेकिन किससे छोटा, 2/3 से छोटा। अब तुम देखो -1 से 2/3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, क्योंकि बॉक्स x तो एक इंटीजर है ना, हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इस रेंज में हो। तो बॉक्स x क्या क्या हो सकता है, एक तो -1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। तो अब केसेस बना लो आप, ठीक है, कि बॉक्स x जब -1 रहा हो,
बॉक्स एक्स जब -1 रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, इसमें पुट करो इस इक्वेशन में बॉक्स एक्स को -1, तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 आ जाएगा। और बॉक्स एक्स जब 0 होगा तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है इतना। तो यहाँ से x आपके पास क्या आ गया, यहाँ से -1 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, 3/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों x = -1 और x = 3/5, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है कि 2x प्लस, अच्छा ठीक है, इसको 2x को मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ। ठीक है, +2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3, ये हमारे पास लिखा है 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स x + 1। ठीक है, RHS कैसे आया समझ सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा मैंने ये शायद नहीं बताया तुम्हें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + i = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर i इंटीजर हो गया तो, अगर i इंटीजर है तब। ठीक है, ठीक है, i जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, x को तुम मान लो i1 + f1 वेयर i1 इज GIF एंड f1 इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ i1 + f1 + i, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ i1 + i + f1, ये एक इंटीजर होगा तो इसको मैं नाम दे देता हूँ i2, एक इंटीजर रहा होगा और ये f1। अब तुम देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, f1 ही तो आएगा, है ना, क्योंकि ये इंटीजर के बाद का है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो f1 को आप क्या लिख सकते हो, और f1 को आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब यही चीज़ आप वहाँ लगा दो, वहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3 है ना, उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको सीधा अब तुम ये लिख दो, तो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन लगाओ कि ये जो चीज़ है ये 4 से 0 के बीच में रही होगी, है ना। ठीक है इतना, तो यहाँ से आपके पास जो है बॉक्स x, एक सेकेंड रुको, 2 4, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बॉक्स x क्या आ गया, -1/2 से तो बड़ा लेकिन 3/2 से छोटा। ठीक है, तो बॉक्स x अब क्या क्या हो सकता है, अब तुम देखो इस रेंज में कौन कौन से इंटीजर लाया कर रहे हैं, 0 लाया कर रहा है और 1 लाया कर रहा है, 0 और 1। तो अब आप बना लो केस बॉक्स x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, जब बॉक्स x 0 है, जब बॉक्स x 0 है तो यहाँ पे बॉक्स x को 0 डालो तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 आ जाएगा, और जब बॉक्स x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है, सॉरी, जब बॉक्स x को 1 डालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x क्या क्या आ जाएगा, x या तो आपका 1/4 आ जाएगा या आपका 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हैं। ठीक है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा अगला सवाल लेते हैं अब। ठीक है, कि मॉड ऑफ 2x - 1, ये हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं अब केस 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मॉड डेफिनेशन चेंज करेगा कि जब ऐसा हो x। ठीक है, तो जब ऐसा होगा x, जब हाफ से बड़ा होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और हमारे पास कुछ ऐसा आएगा देखने में। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, आपके पास बॉक्स x जो है
कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बॉक्स एक्स अगर -1 है तो एक्स क्या क्या है, सॉरी एक्स आपका -1 से 0 के बीच में है। क्या ये एक्स इस इंटरवल में है, नहीं है, तो ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। केस 1 से कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। अब हम केस 2 लेते हैं, तो केस 2 अब ले लेते हैं कि x जब हाफ से कम हो, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो 1 - 2x = 3 टाइम्स ऑफ दिस +2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे मैं 1 - 5 बॉक्स x को लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो 1 - 5 टाइम्स ऑफ मॉड x है, मतलब मॉड x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है इस रेंज में होगा, ठीक है इतना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि बॉक्स x जो है वो कहाँ कहाँ होगा, 1/5 से तो छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा, -3/5 से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, ये सही किया है ना मैंने, -3 चला जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो इस रेंज में कौन सा इंटीजर लाया कर रहा है, सिर्फ एक इंटीजर लाया कर रहा है, दैट इज़ बॉक्स x = 0, है ना। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आप बॉक्स x को अभी यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट x आपके पास 1/4 आ जाएगा, तो x आपके पास 1/4 आ गया, ठीक है। ये तो x ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट करो इसको फिर। अच्छा, आपको ये भी चेक करना है क्या ये x इस रेंज में है, तो आंसर है हाँ है, तो इसलिए ये आंसर हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं कि मॉड ऑफ 2x माइनस दिस थिंग इज़ 4। तो इसका क्या मतलब है कि 2x माइनस बॉक्स x या तो 4 के बराबर रहा होगा, और 2x माइनस बॉक्स x -4 के बराबर रहा होगा, ठीक है इतना। तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये हो जाएगा बॉक्स x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x = 4, और बॉक्स x +2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस मस्ट बी -4। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x इज़ 4 - बॉक्स x, और 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x मस्ट बी -4 माइनस बॉक्स x। तो 4 - बॉक्स x जो है यहाँ से 2 से 0 के बीच में लाया करेगा, तो बॉक्स x कहाँ से कहाँ लाया कर गया अपना, कहाँ से कहाँ कर गया, 4 से, ठीक है, और 2, यहाँ पे -4 माइनस बॉक्स x जो है 2 और 0 के बीच में, तो बॉक्स x कहाँ से कहाँ लाया कर गया अपना, कितना कर गया ये, -4, ठीक है, और ये -6, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि बॉक्स x की कितनी वैल्यू आ गई, 2, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ से बॉक्स x की मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, -5 और -4, ठीक है। अब ये जो बॉक्स x है, ठीक है, यहाँ पे अब आप केस बनाओ, बॉक्स x क्या क्या हो सकता है। जब 3 है बॉक्स x, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, यहाँ पे 3 रख दो, हाफ आ जाएगा। जब बॉक्स x 4 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, ठीक है। जब फ्रैक्शनल पार्ट -5 है, तो यहाँ रख दो -5, तो हाफ आ जाएगा। और जब -4 है, तो फिर से 0, तो यहाँ से आपके पास x क्या क्या आया, x आपके पास 7/2 आया, 4 आया, ठीक है, -9/2 आया, ठीक है, और -4 आया। तो ये 4 आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे इस प्रॉब्लम के, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं कि बॉक्स x +2 टाइम्स ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x = 3x, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा कुछ होता था, ये चीज़ 1 होगा अगर x नॉन इंटीजर है, और 0 होगा जब x इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने केस 1 मान लिया इसमें कि x इंटीजर है। अब x इंटीजर है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर का नेगेटिव करोगे तो एक इंटीजर आएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बॉक्स x कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का रेंज आपका क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन आपको तो सिर्फ इंटीजर, आपने माना था इंटीजर है, तो यहाँ से एक इंटीजर ही एक्सेप्ट होगा, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब दूसरा केस कि मैं x को नॉन इंटीजर मान लूँ, तो मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैंने ये चीज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो मेरे पास फाइनली 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना, सही लिखा है। तो 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। अब 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस बॉक्स x जो है वो 0 से 5 के बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो आपका बॉक्स x कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन किससे बड़ा होगा, -3/2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे केसेस आ गए, ठीक है। ये एक आंसर तो है ही, चलो ठीक है, इसको मार्क कर लिया। यहाँ से आपके पास बॉक्स x क्या क्या आ सकता है, बॉक्स x आपका 1 आ सकता है, ठीक है, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, ठीक है। तो बॉक्स x को मैंने अभी मान लिया 1, बॉक्स x 1 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन 1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मान के क्या चल रहे हैं कि जो x है वो नॉन इंटीजर है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि x जब, मतलब बॉक्स x जब 0 हो गया, बॉक्स x 0 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/5 हो गया, x आपके पास 2/5 आ गया, ठीक है। -1 अब मान लो, 4/5 आ जाएगा, तो -1/5 आ जाएगा। तो ये दो x और ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं 6th। उसने क्या दे रखा है, 3x प्लस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2x। अभी बॉक्स ऑफ 2x के बारे में हमें पता नहीं है, तो इस वैरायटी में हम कैसे करते हैं, देखो इसमें आप ऐसे करोगे इस सवालों को कि x को आप मान लोगे n+1 से n के बीच में, कोई भी रियल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाया करता है, तो बॉक्स x आपका यहाँ से n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 2x कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 2x जो है कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 2n+1 से 2n के बीच में, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 2n+2, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, 2n यहाँ पे, 2n+1 यहाँ पे, 2n+2 यहाँ पे, तो अब 2x तो कहीं भी लाया कर सकता है। मान लो 2x अगर यहाँ लाया कर गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2n आ जाएगा। और जब 2x यहाँ लाया कर गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2n+1 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें केस बनाने पड़ेंगे डिफरेंट कि 2x का बॉक्स कब कब क्या हो, ठीक है। तो केस 1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1,
जब 2x जो है ना वो इस रेंज में हो, 2n+1 से तो छोटा हो लेकिन 2n से बड़ा हो, ठीक है। और केस 2 हम क्या लेंगे, केस 2 हम ये लेंगे 2n+1 से ऐसा। अच्छा, जब तुम केस 1 मान रहे होते हो ना, तब तुम ये भी मान रहे होते हो कि बॉक्स x जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो लेस देन हाफ है। क्यों? देखो 2n कहीं यहाँ पे है, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो कि 2x अगर इस रेंज में है तो x किस रेंज में है, इस रेंज में है ना। तुम 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे इनइक्वालिटी को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n अगर यहाँ पे n+1 यहाँ है तो n+5 इसके मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो x क्या बोल रहा है कि x इस रेंज में है, और इस रेंज में देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हो गया हाफ से कम हो गया ना। तो आप जब ये मान रहे होते हो तब आप ये इंश्योर कर रहे होते हो कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना वो हाफ से कम है, और यहाँ पे इक्वालिटी भी आएगी, ठीक है। नहीं, इक्वालिटी यहाँ नहीं आएगा, सॉरी। और जब आप ये मान रहे होते हो तब आप ये मान रहे होते हो कि ऐसा है, ठीक है। समझ आया ना इक्वालिटी यहाँ क्यों आई, क्योंकि तुम जब मान रहे हो कि ये इक्वालिटी, जब तुम ये इनइक्वालिटी जब तुम माने तो तुम x को क्या बोल रहे हो, इसके बीच में बोल रहे हो n+12। तो अब क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो हाफ भी हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक डिफ़िकल्ट तरीका समझने का, कि देखो x अगर इसमें है और मैं बोल रहा हूँ 2x जो है 2n+2 से 2n ना होके 2n+1 हो गया, मतलब एक इंटीजर का जंप आ गया। तो एक इंटीजर का जंप कब आता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से ज़्यादा हो जाए। क्योंकि देखो अगर कोई नंबर है 1.4 तो वो 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है ना। तो जब इसका तुम 2 टाइम्स करोगे, ठीक है, तो ये 2.8 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से ज़्यादा होता है 1.6, तो जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तब 0.6 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो एक एक्स्ट्रा 1 क्रिएट कर देता है, ठीक है। आई होप ये समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि तुम यहाँ से भी समझ सकते हो ये चीज़। तो मैंने केस 1 मान लिया, ठीक है। केस 1 में ले लेता हूँ अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से कम है, ठीक है। तो मैं इसको उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3n+3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। कुछ नहीं किया, 3x को मैंने ये लिखा है 3 बॉक्स x + 3 है, ठीक है। अब क्योंकि x n से n+1 के बीच में, इसको मैंने n लिख दिया, तो ऐसा हो गया। +5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, तो इसको 8 बना लो, ठीक है, = 3 + 4 × क्या 2n, क्योंकि तुम ये मान के चल रहे हो ना कि ये इस रेंज में, केस 1 लेके चल रहे हो अभी। तो 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x आपके पास क्या आ गया, तो 3 + 5n आपके पास क्या आ गया, 8, 0 से 8 के बीच में, तो n आपके पास -3/5 से 1 के बीच में आ गया। अब -3/5 से 1 के बीच में n क्या है, n एक इंटीजर है, तो तुम देखो इस रेंज में कौन सा इंटीजर लाया कर रहा है, सॉरी 0 लाया कर रहा है बस, है ना। ये -0.6 है और ये 1 है, इसके बीच में कितने इंटीजर है, सिर्फ एक इंटीजर है, n = 0। तो n को तुम 0 ले लो। n को जब तुम 0 लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख दो n = 0, फ्रैक्शनल पार्ट 3/8 आ जाएगा, ठीक है। 3/8 आ गया, तो ये आपका आंसर जो है वो, तो आपके पास x बेसिकली कितना आया, 3/8 आया ना x, तो ये आंसर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना वो हाफ से कम आ रहा है इस केस में, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 3/8 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 डिस्कस करोगे तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 3n + 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 4 टाइम्स ऑफ 2n + 1 आ जाएगा। तो 3n + 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपके पास कितना आ जाएगा, 5n। इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, वहाँ चला गया वो, ठीक है, 3n को मैं वहाँ ले गया तो 5n + 7, ठीक है। तो 5n + 7 अब इस रेंज में है, तो -7/5 से 1/5, ठीक है। अब यहाँ से n क्या क्या आपके पास आ गया, n आपके पास -1 आ गया या 0 आ गया। जब n -1 है, जब n -1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ गया आपके पास, 1/4 आ गया, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x हाफ से बड़ा है, रिजेक्ट। n जब 0 होगा, n जब 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 7/8, तो x आपके पास 7/8 आ जाएगा। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है हाफ से बड़ा है। तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। 7th प्रॉब्लम देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, सॉरी ये अंदर आएगा, ठीक है। मैं x को मान लेता हूँ n + 1 से n के बीच में रहा होगा, तो बॉक्स x आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 सॉल्व करते हैं कि 2x जो है इस रेंज में रहा होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है हाफ या हाफ से बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि बॉक्स x तो n है, 2x का बॉक्स क्या हो जाएगा, 2n + 1 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया, जो 3n है वो <2 आ गया, n आपका 2/3 से लेस है। अब n खुद में एक इंटीजर है, ठीक है। तो n बेसिकली क्या है, बॉक्स x है ना, बॉक्स x इज <2/3। इसका क्या मतलब है, बॉक्स x इज <= 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ से 1, लेकिन इसमें से आप वो x हटा दो सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हाफ से कम है, ठीक है। ये समझ आया ना, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि ये हाफ होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, हाफ या हाफ से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x बिलोंग टू -∞ से 1, लेकिन इसमें से आप वो x हटा दो सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हाफ से कम है, ठीक है। अब मैं केस 2 ले लेता हूँ। 2x अगर 2n + 1 से 2n के बीच में हो, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ 2x आपके पास 2n आ जाएगा, इसमें रखो तो आपके पास n < 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसकी जगह n रखो, इसकी जगह 2n। इसका अगेन क्या मतलब है कि बॉक्स x < 1 है। अब 1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, ऐसा। तो यहाँ से आप कह सकते हो x बिलोंग टू -∞ से 1 आ गया, लेकिन आप इसमें से वो x घटा दो सच दैट ऐसा चीज़ हो, ठीक है। अब आपने केस 1 डिस्कस किया, केस 2 डिस्कस किया, ठीक है। आप दोनों का यूनियन लोगे अब आंसर के लिए, ठीक है। तो आप यूनियन ले लो इन दोनों का, ठीक है। तो अब देखो यूनियन अगर आप लोगे तो आपके पास बेसिकली आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो इस इंटरवल में जो जो रिजेक्ट हुआ है ना वो इसमें एक्सेप्ट हुआ है, और इसमें जो रिजेक्ट हुआ है वो इसमें एक्सेप्ट हुआ है ना। सोचना इस बारे में। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यही हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ द कर्व C1 = k ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² + k² = 0 इंटरसेक्ट्स द कर्व C2, ये दे रखा है, एट यूनिक पॉइंट इन
मतलब 4 से 5 में एक यूनिक पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को दोनों कर्व। देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, तो देखो C1 C2 अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें पॉइंट चाहिए इसका इंटरसेक्शन का, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आप इक्वेट कर दो इनको। ठीक है ऐसा, तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस के स्क्वायर, ये 0 है ना। देयर एग्जिस्ट ओनली वन x बिलोंगिंग टू ओनली 1x। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ओनली 1x इन x बिलोंग टू 4 से 5। ठीक है, अब इसको तुम ध्यान से समझना। ठीक है, कि एक ही x लाया कर रहा है, इनमें यूनिक x है। ठीक है, तो मैंने मान लिया वो x मान लो 4.3 होता। अगर 4.3 होता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता? इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता ना, और ये 0 के बराबर आ जाता। तो देखो इसका मतलब क्या है कि तुम 4 से 5 में से कोई भी नंबर लोगे ना, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा, अगर देखो मैं इसको मान लो t मान लेता हूँ, t मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट x तो 1 से 0 के बीच में ही है। ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता इससे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका केवल एक रूट 0 से 1 में होगा, है ना। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, क्योंकि देखो एक ही रूट क्यों होगा, क्योंकि बोला यूनिक पॉइंट पे कट किया है ना। तो 4 से 5 में से तुम कोई भी वैल्यू ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट तो इसको घटा देगा ना, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही ले आएगा। तो इसको मैं ऐसा भी तो समझ सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो केवल एक ही रूट लाए करेगा 0 से 1 में, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, 1 से 0 के बीच में सिर्फ एक रूट लाए किया। ठीक है, या ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता था, याद करो क्वाड्रेटिक में f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 मस्ट बी नेगेटिव। तो ये कंडीशन यहाँ लगा दो, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर, और f ऑफ 1 क्या आ जाएगा k माइनस 2 प्लस 2 प्लस के स्क्वायर। तो k क्यूब इंटू 1 प्लस के आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो अब आप नंबर लाइन बना लो, 0 ये -1, 0 से बड़ी वैल्यू पे प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव चाहिए तो जो k है आपका वो -1 से 0 के बीच में आपका लाई कर जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, इफ़ दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड 1 प्लस ये x प्लस जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है इन्फिनिटी तक जा रहा है इज इक्वल टू n। लेट x1 x2 x3 x4 ऐसे 2023 तक बढ़ते हुए हमने x1 x2 लिए जो कि 0 से बढ़े, आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देन हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो देखो इसको कैसे करेंगे। ऐसा दे रखा है इसने, ऐसा जाता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है n। तो अब जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो इनफाइनाइट जीपी का ये फार्मूला होता है। तो ये आ गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 1 माइनस 1/n आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो n जो है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो डिफरेंट n के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़। तो मैं क्या करता हूँ, अभी n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ। n इक्वल टू 1 रखूँगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से
मेरे पास x क्या क्या आ जाएंगे, है ना। देखो इसने क्या बोला है, x1 x2 x3 सब 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मैं 0 से बड़ी वैल्यूज़ ही जो है उसको लूँगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं n को 1 ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 आ गया, तो x अपने पास क्या क्या आ सकता है, x 1 आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, जाता जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर n को अगर मैं 2 ले लूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से x मैं क्या क्या ले सकता हूँ, 3/2 ले सकता हूँ, ठीक है। हाफ से चालू करना, सॉरी, हाफ ले सकता हूँ, ठीक है। 3/2 ले सकता हूँ, 5/2 ले सकता हूँ, 7/2 ले सकता हूँ, 9/2 ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं n को 3 रखता हूँ यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट x 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या क्या ले सकता हूँ, मैं 2/3 ले सकता हूँ, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ, 5/3 ले सकता हूँ, 8/3 ले सकता हूँ, 11/3 ले सकता हूँ, 14/3 ले सकता हूँ, ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे x आएंगे, ठीक है। अब मैं n को 4 रखता हूँ, ठीक है, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो x मैं क्या ले सकता हूँ, 3/4 ले सकता हूँ, 7/4 ले सकता हूँ, 11/4 ले सकता हूँ, 15/4 ले सकता हूँ, जाता जाएगा। अब मैं n को 5 ले लेता हूँ, ठीक है। n को अगर मैं 5 ले लिया तो 3/5 आ जाएगा, क्या 5, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो x मेरे पास 4/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा, ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। ये जाता जा रहा है, ठीक है। तो हमने लगभग मतलब सारे n के लिए, ठीक है, n जैसे जैसे मैं रखूँगा फ्रैक्शनल पार्ट x आता जाएगा। तो एक तरह से मैंने सारे x निकाल दिए जो जो एग्जिस्ट, जो हमारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये हमने सारे x निकाल लिए, ठीक है। आप ऐसे n को आप n को डालते जाओ, ठीक है। आपको डिफरेंट x मिलते जाएंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे। तो हमने सारे x निकाल दिए। अब उसने क्या बोला है कि आपको जो है ना 0 से बड़े लेना है और फर्स्ट 2023 स्मॉलेस्ट x लेना है, ठीक है। उसने बोला है ना, लेट दिस आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब यू हैव टू टेक फर्स्ट 2023 स्मॉलेस्ट सॉल्यूशंस। तो आप हर सेट में से स्मॉलेस्ट नंबर उठाते जाओ, ठीक है। तो देखो ये एक सेट है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये होगा। इस सेट में स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये फिर ये होगा, फिर ये होगा इस सेट में स्मॉलेस्ट। देखो मैंने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो 1 से भी छोटे वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो आप 3/2 नहीं ले सकते, क्योंकि 3/2 से भी छोटे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। तो आप समझो फर्स्ट 2023 स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन यही होंगे, हाफ, 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है। क्योंकि आप डिफरेंट आपने सॉल्यूशन सेट बनाए, उसमें आपने स्मॉलेस्ट चीज़ें ले ली, तो आपको फर्स्ट 2023 स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। तो x1 जो है वो आपके पास हाफ आ जाएगा, x2 आपके पास 2/3 आ जाएगा, x3 आपके पास 3/4 आ जाएगा। तो x 2023 क्या होगा आपके पास, 2023/2024। और गौर करने की बात है कि अभी तक 1 भी टच नहीं हुआ है, तुम देखो, इसलिए 1 मैंने लिया भी नहीं। 1 कभी टच ही, मतलब 1 लिमिटिंग केस है, ठीक है। 1 टच ही नहीं हुआ अभी तक। तो आप जब स्मॉलेस्ट सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो आप हर सेट में से आप सबसे छोटा उठा लो। तो ये हमारे x1 x2 x3 आ गए। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है
आर जो है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 2023 log 2024 बेस है, और यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने एक्स आर दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2024 x1 प्लस log 2024 x2 प्लस, ठीक है, जाता जा रहा है, कब तक जाएगा 2023 तक। तो मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूँ ना, log 2024 टू x1 x2 x3 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2024 x1 आपके पास क्या आया था, हाफ आया था, x2 2/3 आया था, ये कितना आया था 3/4 आया था, है ना। न्यूमरेटर में भी एक एक बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में भी। अगला क्या होगा 4/5 होगा। ऐसा x 2023 क्या होगा 2023/2024 होगा। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये कहीं इससे कटेगा, आपके पास सिंपली ये बन जाएगा log 2024/1 आंसर आपका -1 आ जाएगा। तो -1 आपका आंसर है, ठीक है। तो -1 आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन व्हेन x बिलोंग टू 2n से 2n+1, और बॉक्स x माइनस एन जब 2n+1 से 2n+2 के बीच में हो x। अ पॉइंट पी एक्स जहाँ पे एब्सिसा जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट का वो 0 से 6 के बीच में, क्लोज इंटरवल, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 से fx के बीच में, ठीक है। fx मतलब उसका जो भी वो है आउटपुट है। इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3 से 4 के बीच में, मतलब जो एब्सिसा है वो 3 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन ना एडवांस में आपको बहुत देखने मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के तो कुछ नहीं होता है, आसान ही होता है ये, ठीक है। हमें बस f(x) डिफाइन करना होगा 0 से 6 के बीच में, ठीक है। तो मैं n को ना अभी 0 रख लेता हूँ, ठीक है। n को 0 रखूँगा तो n को इस सब में 0 रखो तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। n को 0 रखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, और अब इसमें रख दो तो 0 से, ठीक है, 1, और ये 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं n को ना 1 रख देता हूँ, ठीक है। n को मैं 1 रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये 2 से 3 में, और ये 3 से 4 में, ठीक है। यहाँ पे x आएगा। अब मैं n को 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 से 5 में, और बॉक्स x -2 बन जाएगा 5 से 6 में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ f(x) का, ठीक है, 0 से 6 के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेस बना दिया। अब ग्राफ में इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तुम देखो यहाँ पे कहीं 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अच्छा, जब x 0 से 1 है तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट प्लॉट कर देना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 से 1 के बीच में x का, ऐसा होता है जहाँ पे ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, ठीक है। अब आप 1 से 2 में देखो, 1 से 2 में आपको बॉक्स x प्लॉट कर देना है। बॉक्स x क्या होता है 1 से 2 में, 1 होता है। तो यहाँ से आप 1 ड्रॉ कर दो 1 से 2 में, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या प्लॉट करना है, जब x 2 से 3 है तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 प्लॉट करना है।
अच्छा, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लॉट करना है। इसका क्या मतलब है, y माइनस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। इसका क्या मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगा y एक्सिस, मतलब एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगा x एक्सिस से। इसका यही मतलब होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो मैं 2 से 3 में अगर देखूं, 2 से 3 में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका ग्राफ तो ऐसा होता है, लेकिन इसको एक यूनिट ऊपर खिसकाना है। एक यूनिट ऊपर खिसका दो अब इसको, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। अब 3 से 4 में देखो, 3 से 4 में इसका वैल्यू क्या होगा, बॉक्स x 3 होगा, उसमें से एक घटा दो तो 2 आ जाएगा। तो 3 से 4 में अगेन ऐसा फंक्शन। अब 4 से 5 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको 2 यूनिट ऊपर खिसका दो तो यही बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट 5 हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट आपका 3 हो गया। अब 5 से 6 में ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, 6 को यहाँ मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये आपका fx का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसने बोल रखा है ऊपर पॉइंट सिलेक्ट किया है, x कोऑर्डिनेट 0 से 6 के बीच में और y कोऑर्डिनेट 0 से fx के बीच में। मतलब पॉइंट जो मैंने सिलेक्ट किया है ना वो इस रीजन में है, इस रीजन में कहीं है पॉइंट जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 से 6 के बीच में और y कोऑर्डिनेट 0 से तो बड़ा, लेकिन fx के नीचे, fx के नीचे यही सब है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिया, मतलब यहाँ से आप पॉइंट उठा रहे हो इसका मतलब। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया सच दैट, मतलब पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पॉइंट जो है, प्रोबेबिलिटी बतानी है सच दैट उसका x कोऑर्डिनेट 3 से 4 हो। इसका क्या मतलब है, वो प्रोबेबिलिटी कि वो पॉइंट इस रीजन में हो, इस रीजन में। तो ये कैसे आ जाएगा, इसका एरिया जो 3 से 4 के बीच में, इसका एरिया डिवाइडेड बाय सबका एरिया, है ना। तो तुम अभी सबका एरिया निकाल लो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबका एरिया अब निकालना चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इसको मैं A1 बोल देता हूँ, A2, A3, A4, A5, A6। जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, वो होगा A4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी निकालो A4 कितना होगा। A4 एक रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है, तो A4 तो 2 हो गया अपने पास। ठीक है, A1 निकालो, A1 कितना होगा, हाफ होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। A2 कितना होगा बताओ, A2 आपका 1 होगा। ठीक है, A3 कितना होगा, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम क्या होगा, ये 1 और ये 2, 3 इंटू हाइट जो कि 1 है, 3/2 हो गया। A4 आपने निकाल रखा है 2। A5 कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 3 5 इंटू हाइट 5/2, है ना। तो दिख रहा है ना, हाफ हाफ से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर 3 रहा होगा अगला, हाँ 3 ही है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको निकाल लो, कितना 4 हो गया। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21।
ठीक है, सही किया है, एक बार देख लेते हैं। 1 + 2 + 6 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये 21 आता है क्या? 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, ठीक है। तो 4/21 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, इस सवाल को। और इस लेक्चर को यही एंड करते हैं और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगले लेक्चर में अब हम कुछ ग्राफ के बारे में देखेंगे, ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ठीक है, बाय।